दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह संस्था पर प्रतिबंध लागू किए जाने की घोषणा के बाद से बिहार में नवरात्र के इस पावन पर्व पर भी सियासी बहसबाजी शुरू हो गई है। यह आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अब इस मामले को लेकर के जेडीयू के पूर्व विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर पीएफआई जैसे संस्था पर बैन लगाया गया है तो फिर आरएसएस पर भी बैन क्यों नहीं लगाना चाहिए, आरएसएस पर भी बैन लगना चाहिए। जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएफआई पर किस आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है, बिहार समेत देश की जनता और वे भी इस बात को जानना चाहते हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि पीएफआई पर विदेशों से फंडिंग का आरोप है तो फिर वे और देश की जनता जानना चाहते हैं कि किन किन देशों से संस्था को फंडिंग मिलती थी। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार के पटना, बक्सर, दरभंगा समेत 18 जिलों में जमीन सर्वे की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के इन जिलों में आप अपने जमीन के किसी भी दस्तावेज के साथ जमीन सर्वे करा सकते हैं। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार पहले चरण में बिहार के 20 जिलों में जमीन सर्वे चल रहा था, लेकिन दूसरे चरण में पटना, बक्सर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, भोजपुर, सारण, सिवान, औरंगाबाद, कैमूर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, गोपालगंज और नवादा में सर्वे शुरू कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इस सर्वे के दौरान आपको जमीन के ब्यौरे के लिए प्रपत्र 2 फॉर्म को भरना होगा। इस फॉर्म में आपको जमीन से संबंधित पूरी जानकारी देनी होगी। वहीं अगर जमीन दादा परदादा की है तो वंशावली 2 पृष्ठों के प्रपत्र 391 फॉर्म को भर करके सर्वे शिविर में जमा करना होगा। आपको बता दूं कि जमीन सर्वे के दौरान जमीन के सही सत्यापन के लिए आपको जमीन से संबंधित कोई भी कागजात जैसे कि खतियान, केवला, रसीद, नकल, खसरा, खतौनी आदि जमा करना होगा। इन कागजातों से आप जमीन का सर्वे करा सकते हैं। अगर आपके पास जमीन के कागजात नहीं है तो फिर आप बिहार भूमि की वेबसाइट से जमीन के कागजात निकाल सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट है और ये वेबसाइट है www.biharbhumi.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप जमीन के तमाम कागजात निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने पीएफआई के बैन किए जाने के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने आरएसएस की तुलना पीएफआई से की थी। यह सुधाकर सिंह ने केंद्र से सवाल पूछा है कि ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई है। अब अचानक से इस संगठन को गैर कानूनी क्यों बताया जा रहा है, पहले क्यों नहीं बताया जा रहा था, आखिर बात क्या है, कुछ जरूर राज होगा इसके अंदर। आपको बता दूं कि सुधाकर सिंह ने कहा है कि हमारा भी वही स्टैंड है जो पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई जैसे कई संगठन हैं जो अपने धार्मिक और सामाजिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि वे अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रख सके। कृषि मंत्री ने कहा है कि पीएफआई को एक साजिश के तहत बैन किया गया है। जी हाँ, मंत्री सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि पीएफआई पर की गई कार्रवाई एक पक्षीय कार्रवाई है। मैं इसे एक समाज को डरने और धमकाने का प्रयास के रूप में देखता हूं। 8 साल से बीजेपी की सरकार है, इन 8 सालों में इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, आज अचानक इस पर कार्रवाई होने लगी और इसे बैन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि 8 साल से ये लोग सो रहे थे क्या। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी, उत्तराखंड और नेपाल के तराई इलाके में हुई बारिश के कारण गंगा समेत उत्तर बिहार की कई नदियों में एक बार फिर से उफान है। गंगा नदी भागलपुर के बाद कटिहार में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, जब वहीं महानंदा नदी कटिहार के 3 स्थानों पर लाल निशान को पार कर चुकी है। उधर कमला नदी मधुबनी में, जबकि अधवारा नदी दरभंगा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। घाघरा नदी सारण में एक बार फिर से लाल निशान को पार कर गई है। उधर वैशाली में बाया, सारण जिला में माही और गंडकी, समस्तीपुर में नून, कटिहार में बरंडी और भागलपुर में घोघा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार जल्द ही बिहार में प्रॉपर्टी सर्वे कराने जा रही है। यह सर्वे के फैसले के बाद अब आपका मकान, घर और जमीन सरकार की नज़र में होगा। सर्वे काम में लगे सरकारी कर्मचारी आपके मकान, दुकान और आपके शॉपिंग कम्प्लेक्स के साथ साथ आपके दूसरे परिसरों का डाटा भी एकत्रित करेंगे। फिर सरकार उसकी GIS मैपिंग भी करेगा। ये काम पूरा होने पर आपका पूरा ब्यौरा एक क्लिक में दिख जाएगा। आपके पास कौन सी संपत्ति है और वो कहाँ है, सरकार ये सब कुछ ऑनलाइन मुहैया
मुहैया करा सकती है। जब बिहार में प्रॉपर्टी का सर्वे पहले चरण में 62 शहरों में किया जाएगा। सर्वे का काम 62 शहरों की GIS मैपिंग के सहयोग से पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने अपने कर्मचारियों को 11 समूह में किया जाएगा। हर समूह में 4 से 7 शहरों की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के बिहटा में नया एयरपोर्ट बनाने में देरी से लेकर के बिहार के दूसरे जिलों में एयरपोर्ट बनाने के लिए केंद्रीय गृह नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कई बार फोन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री से बात नहीं की है। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है। जी हां, बीजेपी ने कहा है कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बिहार को बर्बादी के कगार पर ले जाने के लिए आमदा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने नीतीश कुमार पर यह गंभीर आरोप लगाया है। विवेक ठाकुर ने कहा है कि किसी राज्य के विकास में एयरपोर्ट अहम भूमिका निभाता है। जब कोई राज्य कितना विकसित है ये इस बात से पता चलता है कि वहाँ कितने और किस कैटेगरी की एयरपोर्ट है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संकुचित सोच से इस राज्य को काफी पीछे ढकेल दिया है। नीतीश कुमार के कारण पटना के पास बिहटा में बनने वाले अति आधुनिक कैट 3 स्तर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा केंद्र सरकार की उड़ान परियोजनाओं के अंतर्गत बिहार के दूसरे जिलों में बनने वाले एयरपोर्ट नहीं बन पा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राशन कार्ड धारकों के लिए मोदी सरकार की तरफ से एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, 2 दिन पहले पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से दिसंबर तक फ्री का फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की तरफ से योजना को कोविड काल के दौरान अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था। जब बाद में मार्च 2022 में इसे 6 महीने के लिए बढ़ा करके सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। अब सरकार ने एक बार फिर से इसे 3 महीने के लिए बढ़ा करके सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में इसके 6 महीने बढ़ाने की बात चल रही थी। सरकार की तरफ से ये ऐलान किए जाने के बाद इससे सीधे तौर पर 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। आपको भी फायदा होगा। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जी हाँ, आपको भी ये फायदा होगा। इस योजना को सरकार की तरफ से बढ़ाए जाने का इशारा पहले ही दिया जा चुका था। केंद्रीय खाद्य विभाग के सचिव ने भी इसका इशारा कर दिया था पहले ही। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की दुनिया की सबसे बड़ी अन्न योजना है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में उमस भरी गर्मी एक और जहां पसीने से तरबतर कर रही है, तो वहीं शरीर में फंगस इन्फेक्शन की समस्या भी बढ़ रही है। उमस भरे मौसम और बरसात के कारण स्किन से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही है। इससे खुजली, लाल चकत्ते और दांत की समस्या तेजी से बढ़ रही है। अस्पतालों में खुजली, दांत और लाल चकत्ते के मरीज पहुंच रहे हैं। स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार बताते हैं कि बैक्टीरियल और फंग इन्फेक्शन इस मौसम में तेजी से फैलता है। दाने वाली खुजली उमस और मौसम में नमी होने के कारण अधिक तेजी से फैलती है। गर्मी और ठंड के कारण बच्चों के चेहरे में जख्म जैसे और फोड़ा हो जाते हैं। नाक का बहना और बार बार छींक आना इसका शुरुआती लक्षण है। जब गीला कपड़ा पहनने से, ठंडा पेय, फास्ट फूड और कूलर AC के उपयोग करने वाले बैक्टीरियल और फंगस इन्फेक्शन के शिकार जल्द हो जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि लता मंगेशकर जी की जयंती पर अयोध्या में लता चौक का लोकार्पण किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया है। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी सहित कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश भी प्रसारित किया गया। जब पीएम मोदी ने लता मंगेशकर के बहाने भगवान राम को याद किया। वहीं लोकार्पण समारोह में लता मंगेशकर जी के भतीजे और बहू विशेष रूप से मौजूद रहे। अयोध्या के नया घाट बंदा चौराहा को लता मंगेशकर चौक बनाया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि PFI पर प्रतिबंध के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने जहां इस कदम का स्वागत किया है, तो फिर वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। जदयू और RJD नेताओं ने इस प्रतिबंध की आलोचना की है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया है और लिखा है कि बाय बाय PFI। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने इस संगठन पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ये कदम स्वागत योग्य है। इस क्रम में उन्होंने शिवानंद तिवारी के बयान की चर्चा की है। जब कांग्रेस नीति पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, देश की सुरक्षा से इन्हें कोई मतलब नहीं है। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक के लालच में देश विरोधी गतिविधियों का समर्थन करना और केंद्र सरकार की आलोचना करना विपक्ष की आदत हो गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 8 दलों वाले महागठबंधन को टक्कर देने के लिए भाजपा नए सिरे से कमर कस रही है। इस पहल में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कार्यकाल पूरा कर चुके प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की जगह नए अध्यक्ष को कमान सौंपने की है। दशहरा के बाद इसकी घोषणा हो सकती है, यानी कि दशहरा के बाद बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है, यानी कि बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष कोई दूसरा बन सकता है। जहां पार्टी के रणनीतिकार आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई जोड़ी से मुकाबला करने वाले कुशल नेता की तलाश में जुटे हुए हैं। प्रयास है कि अनुभवी के साथ सर्वस्पर्शी, वाकपटु, तेज तर्रार और युवा चेहरे को आगे लिया जाए। इससे पहले विधानसभा में विजय सिन्हा और विधान परिषद में सम्राट चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर के भाजपा बड़ा संदेश दे चुकी है। जब विजय सिन्हा स्वर्ण जबकि सम्राट चौधरी पिछड़ा वर्ग के हैं। इसके बाद अब भाजपा की नजर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आधार मतदाता वाले अति पिछड़ी और दलित समुदाय के नेताओं पर टिकी हुई है। दोस्तों जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर भारत सरकार को साक्ष्य सार्वजनिक करना चाहिए। ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र ने किस आधार पर पीएफआई के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है, उन्हें वे सारे साक्ष्य बतानी चाहिए। जैसे संबंधित मंत्रालय को भी पूरे मुद्दे पर जांच प्रक्रिया और साक्ष्यों को बताना चाहिए ताकि सबको पता चल सके कि किन कारणों से पीएफआई को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने कहा है कि पीएफआई पर प्रतिबंध के मुद्दे पर जदयू को फिलहाल कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, बल्कि केंद्र को प्रतिबंधित से जुड़े साक्ष्य और कारणों को बताना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर एनआईए ने कार्रवाई की थी, तब बिहार सरकार और स्थानीय पुलिस ने पूरा सहयोग किया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के 7,000 स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये भर्ती राज्य के +2 स्कूलों में होगी। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार में 9,300 +2 स्कूल है। इनमें से करीब 2,000 स्कूलों में करीब 2,500 अतिथि शिक्षक पहले से काम कर रहे हैं। सरकार ने फैसला किया है कि बचे हुए 7,000 स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की जल्द ही भर्ती की जाएगी। आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ने +2 स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्राइमरी और मध्य स्कूलों में पढ़ाने के लिए ग्रेजुएट शिक्षकों की तलाश की है। यह जल्द ही बिहार के +2 स्कूलों में टीचरों के खाली पड़े पदों पर अतिथि शिक्षकों को बहाल किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, बक्सर, पूर्णिया समेत सभी जिलों के किसानों को 60,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ये अनुदान किसानों को फसल कटाई में इस्तेमाल होने वाली रिपर मशीन की खरीद पर दी जाएगी। अगर आप भी खेती करते हैं तो फिर आपके लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जी हाँ, खबर के अनुसार रिपर मशीन एक ऐसा कृषि यंत्र है जो फसलों को जड़ों के पास से ही कटाई करता है। ये कृषि यंत्र कटी हुई फसलों को दाहिने तरफ लाइन में लगाते हुए आगे बढ़ता है। आज के समय में फसल कटाई के लिए इस यंत्र को बहुत लाभकारी माना जाता है। आपको बता दें कि इस रिपर मशीन की खरीद पर अब किसानों को 50% तक सब्सिडी यानी कि 60,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। यहाँ इसके लिए बिहार के किसान ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और इस मशीन को खरीद सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें कितना अनुदान मिलेगा। तो सामान्य वर्ग के किसानों को 40% यानी कि अधिकतम 50,000 रुपये, जबकि SC, ST और पिछड़ा वर्ग के किसानों को 50% यानी कि अधिकतम 60,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ समेत कई शहरों में डेंगू का कहर शुरू हो गया है। आए दिन डेंगू के मरीजों के मिलने से लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। खबर के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर पटना जिले में डेंगू के 81 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद पटना जिले में अब डेंगू मामलों की संख्या 800 के पार हो गई है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि डेंगू से बचाया जा सके। वहीं अगर बात बिहार शरीफ शहर की करें तो फिर यहाँ भी आए दिन डेंगू के नए मामले सामने आते हैं रोज। जहाँ पिछले कुछ दिन के अंदर बिहार शरीफ में डेंगू के 10 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। जहाँ वहीं नालंदा में भी कुछ लोगों में डेंगू संक्रमित की पुष्टि हुई है। आपको बता दूं कि बिहार के पटना, नालंदा, बिहार शरीफ समेत बांका, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास, जहानाबाद, सीवान, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और मुंगेर में डेंगू के मरीज मिले हैं। ऐसे में लोगों को मच्छरों से सावधान रहने की बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल यात्रियों को अब गोरखपुर, छपरा, गोंडा और गोमतीपुर रेलवे स्टेशन पर हाईटेक सुविधा मिलेगी। खबर के अनुसार गोरखपुर, छपरा, गोंडा, गोमतीनगर और
काठगोदाम रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह विकसित करने की तैयारी की जा रही है। बहुत जल्द ही रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को हाईटेक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दूं कि इन रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को रेस्टोरेंट, मेडिकल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आदि की सुविधा मिलेगी। साथ ही यह रेलवे स्टेशन यहां आने वाले यात्रियों को क्षेत्रीयता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता की पहचान कराएगी। इन रेलवे स्टेशन को विकसित करने को लेकर के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रस्ताव पर केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जमीन संपत्ति को लेकर के आए दिन विवाद की घटनाएं होती रहती है। जहां सही जानकारी नहीं होने के कारण कई बार लोग दूसरों की संपत्ति पर भी अपने हिस्सा का दावा करने लगते हैं। अभी इसी विषय में कानून के अनुसार जानने की कोशिश करेंगे कि पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत बिहार में बाप दादा की संपत्ति पर किसका अधिकार होता है। तो बात करते हैं कि कानून के अनुसार बिहार में बाप दादा के पास अगर कोई पुश्तैनी संपत्ति है तो फिर उस पर उनके बेटे और बेटी का जन्म से बराबर अधिकार होता है। आपको बता दें कि पिता या फिर दादा चाहे तो भी अपनी बेटी और बेटे को पुश्तैनी जमीन में हिस्सा देने से मना नहीं कर सकते हैं। हालांकि अगर पिता या फिर दादा से अपनी कमाई से कोई संपत्ति खरीदी या फिर बनाई जाती है तो फिर वह जिसे चाहे उस संपत्ति को दे सकते हैं। अगर पिता ने खुद की कमाई से कोई संपत्ति खरीदी है और बिना वसीयत उनकी मौत हो जाती है तो फिर उस संपत्ति पर बेटा और बेटी दोनों के हिस्से का दावा कर सकते हैं। या वहीं बाप दादा की पुश्तैनी संपत्ति पर बेटी का हिस्सा जन्म से सिद्ध होता है, या कोई भी बेटा इसे देने से मना नहीं कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि आपने कभी ना कभी ड्रीम 11 पर टीम बना करके क्रिकेट मैच जरूर खेला होगा। नहीं खेला होगा तो फिर सुना तो जरूर होगा। अगर आपने खेला होगा तो फिर हो सकता है कि इसके लिए बड़ों से डांट पड़ती होगी और खेलने के बाद समय बर्बाद होने का अफसोस होता हो। लेकिन क्या वाकई में इसमें समय देकर के कुछ हासिल किया जा सकता है? तो आइए इसका जवाब सौरभ के अनुभव और उनके ड्रीम 11 सफर से जानते हैं। तो बिहार के सौरभ कुमार ड्रीम 11 पर ही खेल करके करोड़पति बन गए हैं। यह सौरभ के साथ साथ उनका परिवार वाले काफी खुश हैं और झूम रहे हैं। वे आरा जिले के ठाकुरी गांव के निवासी है। अभी फिलहाल वे ग्रेजुएशन कर रहे हैं और क्रिकेट में रुचि के कारण खुद को ड्रीम 11 पर खेलने से नहीं रोक पाते हैं। सौरभ ने सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, गेंदबाज उमेश यादव समेत कई क्रिकेटरों पर अपनी किस्मत आजमाई थी। इसी दौरान उन्हें 1 करोड़ रुपए जीतने का मैसेज आया। उनके खाते में करीब 70 लाख रुपए आ चुके हैं और करीब 30 लाख टैक्स कटे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश में महिलाओं की शादी को लेकर के सरकार की ओर से आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें कई दिलचस्प तथ्य सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड में अधिकांश युवतियों की 21 वर्ष या फिर उससे पहले शादी हो जाती है। वहीं जम्मू कश्मीर और दिल्ली में ये आंकड़ा क्रमशः 10 और 17% है। वहीं एक मामले में बीमारू राज्य माने जाने वाले हमारा बिहार सबसे ज़्यादा विकसित और शिक्षित राज्य केरल की बराबरी कर ली है। ये खुशी की बात है। आंकड़ों के विश्लेषण से ये बात सामने आई है कि 21+ एज ग्रुप में बिहार और केरल की स्थिति समान है, बराबर है। देश के ग्रामीण क्षेत्र में तकरीबन 1/3 महिलाओं की शादी 18 से 20 साल की उम्र में हो जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद अब बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई है। आपको बता दूं कि बिहार बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कार्यकाल 14 अक्टूबर को ही पूरा हो जाएगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दुर्गा पूजा के बाद बिहार बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। अति पिछड़ा और दलित समाज के नेताओं पर पार्टी की नज़र टिकी हुई है। हालांकि इसकी रेस में 6 नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए संभावित दावेदारों में सबसे पहला नाम पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजीव चौरसिया का है। जहां पटना में दीघा से संजीव चौरसिया विधायक हैं। यह संजीव चौरसिया राज्यपाल गंगा प्रसाद के पुत्र हैं। वह उत्तर प्रदेश भाजपा से सह प्रभारी भी हैं। इसी वर्ग से आने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान पार्षद राजेंद्र गुप्ता भी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि शासन प्रशासन विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज भी कई जिलों में बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, विवश हैं। इतना ही नहीं, ऐसे बच्चों के लिए मिड डे मील भी खुले आसमान के नीचे बनाई जाती है। जब गोपालगंज जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर कुचायकोट प्रखंड के बघोच हरी बाजार के पास एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय संचालित किया जाता है।
जहाँ 1 से 5 तक संचालित होने वाले इस स्कूल का अपना भवन तो है, लेकिन महज 2 रूम में ही करीब 200 बच्चों की पढ़ाई होती है, जहाँ दोनों रूम और फिर भवन जर्जर हो चुकी हैं। बारिश में छत से पानी टपकता है, जिससे क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी होती है। वहीं अन्य बच्चों को स्कूल के बरामदे और फिर सड़क पर बैठा करके शिक्षा दी जाती है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे गर्मी, ठंड और बरसात में अपने घर से बोरा ला करके पेड़ के नीचे सड़क पर बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि अंधविश्वास के चक्कर में लोग अपनी सोचने समझने की भी शक्ति खो देते हैं। बिहार के समस्तीपुर में अंधविश्वास का एक ऐसा खेल देखने को मिला है जिसे सुनकर के आप भी हैरान रह जाएंगे। लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। नदी से सबको ढूंढने का काम SDRF की टीम करती है, जो कि आपने अक्सर देखा होगा, मगर यहाँ ऐसा तरीका अपनाया गया जिसने सभी की नज़रें अपनी ओर खींच ली है। जब पूजा पाठ के जरिए सबको खोजने की तलाश की जा रही है यहाँ पर, जिसका वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बूढ़ी गंडक नदी में डूबे 2 सगे भाई बहन के सबको खोजने का समय नहीं मिला, तो फिर परिवार वालों ने अंधविश्वास का सहारा लेकर के पूजा पाठ के जरिए आंचल फैला करके खोजने की तैयारी में जुट गए। जब मामला बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर बूढ़ी गंडक नदी की है, जहाँ 21 सितंबर की संध्या में 2 सगे भाई बहन नदी में लापता हो गए, जिनकी खोज की गई लेकिन वे नहीं मिले। तो फिर वे अब अनोखे तरीके से सबकी तलाश की जा रही है। SDRF की 2 टीमें नदी में बहुत देर तक गई लेकिन सब नहीं मिला। तो फिर परिवार वालों ने भगत को बुला करके नदी के तट पर पूजा पाठ शुरू करके नाव से सबकी तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। इस दौरान नदी के तट पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। तभी लोगों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बेंगलुरु से दरभंगा के लिए बुधवार को उड़ान स्पाइस जेट की फ्लाइट में उस वक्त अफरा तफरी मच गई, हरकत मच गई, जब आधे रास्ते में ही विमान को डाइवर्ट कर दी गई। मामला स्पाइस जेट की फ्लाइट AG 493 का है। दरअसल फ्लाइट को दरभंगा से लैंड कराना था, लेकिन उसकी लैंडिंग हैदराबाद में करा दी गई। जब सभी यात्रियों को हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतार दिया गया, फिर क्या था, यात्रियों ने एयरपोर्ट पर ही हंगामा शुरू कर दिया। हैदराबाद एयरपोर्ट से थोड़ी देर बाद अनाउंस किया गया कि 2 घंटे बाद यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से बेंगलुरु भेजा जाएगा। ये सुनते ही यात्रियों का गुस्सा और ज़्यादा फूट उठा, और उन्होंने विमान कंपनी के कर्मियों से नोकझोंक शुरू कर दी। कई यात्रियों का कहना है कि फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी के कारण रूट डाइवर्ट कर दिया गया। जब यात्रियों का हंगामा बढ़ने लगा, तो फिर उन्हें दूसरी फ्लाइट से हैदराबाद से पटना भेजने की तैयारी की गई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में लगातार मानसून का प्रभाव देखने को मिल रहा है। जब बिहार के कई हिस्सों में हर दिन बारिश हो रही है, हालांकि इसका प्रभाव कम होने लगा है। कल के दिन बिहार के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, जिसके कारण मौसम सुहाना बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना समेत बिहार के 19 जिलों में बादल गरजने, वज्रपात और हल्की बारिश की आज संभावना है, जिसमें नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार जिला शामिल है। इसके अलावा अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से। फिलहाल बिहार में पछुआ हवा तेजी से चल रही है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के हालात बन रहे हैं, जिसके कारण राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश के आसार बने हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि PFI पर प्रतिबंध लगाने को लेकर के बिहार में सियासत जारी है। जहां जदयू की तरफ से ललन सिंह ने प्रतिबंध किस आधार पर लगाए हैं, इसके सबूत की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ RJD के मुखिया यानी कि लालू प्रसाद यादव ने PFI की तरह RSS को भी बैन लगाने की मांग कर दी है। अब लालू प्रसाद यादव की मांग पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 1990 के पहले के समय का जिक्र कर दिया है। उन्होंने RJD के अध्यक्ष को यानी कि लालू प्रसाद यादव को 1990 से पहले का समय याद दिलाया है। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव को लेकर के कहा है कि उनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। 1990 में जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब वे इस RSS और BJP का गुणगान कर रहे थे। आज वोट बैंक की जरूरत है, तो फिर PFI की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा PFI पर 5 साल के लिए बैन लगाए जाने के बाद केरल में विपक्षी कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी कि AIUML ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS पर भी बैन लगाने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि PFI पर बैन का सरकार के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम RSS को भी बैन करने की मांग करते हैं। केरल से कांग्रेस सांसद K सुरेश ने कहा है कि PFI को बैन करना
कोई उपाय नहीं है। पीएफआई और आरएसएस एक समान है और आरएसएस भी देश में हिंदू सांप्रदायिकता फैला रही है, इसीलिए आरएसएस को भी बैन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश की आज़ादी से लेकर के अब तक 3 बार आरएसएस को भी बैन किया जा चुका है। नाथूराम गोडसे द्वारा साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने के बाद और तीसरी बार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वैशाली में बैंक से रुपए निकालने गई महिलाओं को झांसा देकर के रुपए ऐंठने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरत की बात तो यह है कि धोखाधड़ी की इन घटनाओं को महिलाओं के साथ बैंक के अंदर ही अंजाम दिया जाता है। यह मामला बिदुपुर थाना क्षेत्र के स्थित इंडियन बैंक का बताया जा रहा है, जहां सीसीटीवी कैमरेज में शातिर ठगों की करतूत कैद हुई है। मामला उजागर होने के बाद पुलिस की टीम बैंक पहुंच करके छानबीन में जुट गई है। दरअसल बिहार के वैशाली जिले के इंडियन बैंक में एक महिला से विड्रॉल फॉर्म भरने और फिर पैसे निकलवाने में मदद करने के बहाने धोखाधड़ी की गई है। रुपए निकालने के बाद उनको गिनने के बहाने कागज के बंडल से शातिरों ने असली नोट बदल दिए। जब तक महिला बात को समझ पाती तब तक शातिर मौके से फरार हो गए। हालांकि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरेज में शातिर ठगों की सारी करतूत कैद हो गई है। सीसीटीवी कैमरे के वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भोली भाली ग्रामीण महिलाओं की मदद करने के बहाने किस तरीके से ठगी की गई है। इसके लिए 2 शातिर बैंक में पहले से मौजूद रहते हैं। बैंक में महिलाएं जब पैसे निकालने जाती है तो फिर ये ठग फॉर्म भरने और फिर पैसे निकलवाने में उनकी मदद करके पहले तो सहानुभूति हासिल कर लेते हैं और फिर रुपए गिनने के बहाने रुपए बदल करके कागज का बंडल पकड़ा देते हैं। जब तक महिला को एहसास होता है कि उसके साथ रुपए बदल दिया गया है तब तक शातिर वहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों कांग्रेस ने एआईएमआईएम को भाजपा का बी टीम बताया तो ओबीसी ने भी कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ओबीसी ने कांग्रेस को क्या जवाब दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की बुरहानपुर में हाल ही में संपन्न हुए नगर पालिका के चुनाव के परिणाम का हवाला देते हुए असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दिया है। हालांकि पवन खेरा ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके द्वारा शेयर किए गए आंकड़े ये बताने के लिए पर्याप्त थे कि उनका निशाना किस तरफ था, यानी कि ओबीसी की तरफ। जहां ओबीसी ने अपने अंदाज में पवन खेरा और कांग्रेस को जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को वॉक इन चीफ करार दे दिया है। पवन खेरा ने एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी दोनों पर ही निशाना साधते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि आप देख सकते हैं कि भाजपा की बी टीमें किस तरीके से रणनीतिक रूप से पार्टी को जीत दिलाती है। पवन खेरा ने जो आंकड़े शेयर किए हैं उनमें कांग्रेस केवल 388 मतों से भाजपा से हार गई। ओवैसी की पार्टी को 10,322 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 2909 वोट मिले। असदुद्दीन ओवैसी ने पवन खेरा के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि उसने 2019 में 186 लोकसभा सीटों पर से केवल 15 सीटें क्यों जीती, जहां उसका सीधा मुकाबला भाजपा से था। ओवैसी ने लिखा है कि भाजपा किसी और पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के वोट काट रही है। जब कांग्रेस को मांग करनी चाहिए कि बीजेपी चुनाव लड़ना बंद कर दे। राहुल गांधी और उनकी चल रही भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए ओवैसी ने राहुल गांधी को वॉक इन चीफ कहा है। ओवैसी ने पूछा है कि कांग्रेस अमेठी क्यों हार गई, क्या वॉक इन चीफ इतने अक्षम हो गए हैं। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी का सीधा सीधा निशाना राहुल गांधी पर था, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ा था और वे वहां से हार गए थे। और दोस्तों बात करते हैं कि घरेलू एलपीजी कंज्यूमर्स को अब सिलेंडर के लिए राशनिंग की प्रक्रिया झेलनी पड़ेगी। अब नए नियमों के हिसाब से एक कनेक्शन पर साल भर में केवल 15 सिलेंडर ही मिलेंगे। किसी भी सूरत में इससे ज़्यादा सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। जब वहीं 1 महीने का कोटा भी तय कर लिया गया है। 1 महीने के अंदर 2 से ज़्यादा सिलेंडर कोई भी उपभोक्ता नहीं ले सकता है। आपको बता दूं कि अभी तक घरेलू गैस सब्सिडी कनेक्शन धारक अपनी मनचाही संख्या में सिलेंडर पा सकते थे। डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राशनिंग के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव किया गया है। ये तत्काल प्रभाव से लागू किया जा चुका है। आपको बता दूं कि यह स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि काफ़ी समय से विभाग को शिकायतें मिल रही थी कि घरेलू गैस सब्सिडी की रिफिलिंग कमर्शियल से सस्ती होने की वजह से वहां इस्तेमाल में आने लगी थी। जानकारी के मुताबिक तीनों तेल कंपनियों के कंज्यूमर्स पर यह बदलाव लागू हुए हैं। जो लोग सब्सिडी वाली डोमेस्टिक गैस के लिए रजिस्टर्ड हैं उन्हें साल में केवल 12 सिलेंडर ही इस रेट पर मिलेंगे। अगर उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़े तो फिर बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही लेना पड़ेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि दुर्गा पूजा और दशहरा के अवसर पर बिहार में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम होंगे। यह त्यौहार के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 19,000 जवानों की तैनाती की जाएगी। सभी जिलों में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल और होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति का खाका तैयार कर लिया गया है। बुनियादी प्रशिक्षण हाल में पूरा करने वाले जिला पुलिस के करीब 9,000 जवान ड्यूटी पर लगा भी दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक दुर्गा पूजा के अवसर पर जिला पुलिस की मदद के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 35 कंपनियों के अलावा हाल ही में बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर चुके 2,000 जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा जिला बल के 8,996 सिपाही भी कानून व्यवस्था की ड्यूटी में लगाए गए हैं। जब वहीं केंद्र से अर्धसैनिक बल की मांग की गई है। अधिकारियों के मुताबिक 4-5 कंपनियां मिलने के आसार हैं। इन्हें अत्यधिक संवेदनशील जिलों में तैनात किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि पीएफआई पर केंद्र की मोदी सरकार की कड़ी कार्रवाई के बाद लालू प्रसाद यादव ने बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस को बैन करने की मांग की है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि पीएफआई और आरएसएस दोनों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा है कि अगर पीएफआई को बैन किया गया है तो फिर आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आरएसएस एक बेकार संगठन है, ये दंगे कराती है। वही लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि देश में बेरोजगारी और महंगाई के कारण हालात और खराब हो गए हैं। देश में हिंदू मुसलमान करके कट्टरता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित गणना को 2 चरणों में कराई जाएगी। इसमें अस्थायी और अतिक्रमित जमीन पर निवास करने वाले लोगों की भी गिनती की जाएगी। यह सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलों को इसका खाका तैयार करके भेजा जाएगा। अतिक्रमण करके बनाई गई झोपड़ियां, तिरपाल की छत का आवास, पुल पुलियों के नीचे के परिवार, अस्थायी बाजार आदि स्थानों पर अस्थायी रूप से रहने वाले परिवार की भी जाति आधारित गणना में गिनती की जाएगी। किसी भी हाल में एक भी परिवार को नहीं छोड़ा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए छोटे समूह बना करके कार्य योजना बनाने को कहा है। इसके तहत 700 की आबादी, करीब 150 मकानों का एक ग्रुप होगा। जी हाँ, पहले चरण में मकानों की सूची तैयार कर ली जाएगी। इसके तहत गिनती किए जाने वाले क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। साथ ही मकानों की भी अलग से नंबर जारी किया जाएगा। गिनती के लिए पहले एक नक्शा तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर वार्ड आधार पर आंकड़ों की प्रोसेसिंग की जाएगी। किसी भी गन्ना ब्लॉक या फिर उप गन्ना ब्लॉक की सीमा गार्ड पंचायत नगर निकाय के बाहर नहीं होगी। गिनती किए जाने वाले एरिया की पहचान के लिए गाँव एवं शहरों की के सीमाएं, सड़क, नहर, रेलवे लाइन आदि को सीमांकन के रूप में लिया जाएगा। आबादी के आधार पर गिनती के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जब कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की इजाज़त दे दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त दे दी है। इस आदेश के बाद अब लालू प्रसाद यादव इलाज के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। दरअसल स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लालू प्रसाद यादव अदालती आदेश के कारण विदेश में उपचार कराने के लिए नहीं जा सके थे। अब कोर्ट की इस अनुमति के बाद चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को विदेश जाने की अनुमति मिल गई है। अब वे विदेश इलाज कराने के लिए जा सकेंगे। सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद यादव ने 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी। उन्हें उनके अनुरोध को स्वीकार लिया है। इसके पहले उन्होंने रांची की अदालत से पासपोर्ट जारी करने की मांग की थी। इसी महीने उन्हें रांची कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि आरएसएस को प्रतिबंध करने वाले लालू प्रसाद यादव के बयान पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नाराजगी जाहिर की है। जहां उन्होंने कहा है कि कुछ जयचंदों के कारण देश हजारों वर्षों तक गुलाम रहा। लालू यादव को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा है कि परिवारवाद के पोषक और समाजवाद के चोला ओढ़ करके स्वार्थवाद और खुलकर भ्रष्टाचार करने के लिए राजनीति में है। लालू यादव के आरएसएस पर बैन करने की मांग को लेकर के बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नसीहत देते हुए कहा कि राष्ट्र की सफलता के लिए आरएसएस एक राष्ट्रीय संगठन है। उन्होंने कहा है कि संगठन ने राज्य के हित में अटल बिहारी वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों को राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया है। उन्होंने आरजेडी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आप जिस संस्थान से आए हैं वे हजारों करोड़ के घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में हैं। एक भ्रष्टाचारी कभी समाज का हितैषी नहीं हो सकता है, वे खुद बेल पर हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पीएचडी करने वाले को 8 से 10 हज़ार रुपये की फेलोशिप देने जा रही है। फेलोशिप 3 साल के लिए दी जानी है। इस संदर्भ में शिक्षा विभाग प्रस्ताव बना रहा है। इसको डॉक्टर फेलोशिप नाम से भी प्रस्तावित किया जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक फेलोशिप नेट परीक्षा
पास करने वाले बिहार के उन स्कॉलर को दी जाएगी जिन्हें यूजीसी से फेलोशिप नहीं मिली है। जहाँ स्कॉलर के सामने शर्त ये होगी कि उनकी पीएचडी का शोध प्रस्ताव बिहार के विश्वविद्यालय में नामांकित होनी चाहिए। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 साल में बिहार के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में हर साल औसत 2200 शोधकर्ता शोधार्थी पीएचडी में नामांकित होते हैं। इनमें औसतन 750 महिलाएं शोधार्थी होती हैं। जानकार बताते हैं कि इनमें से अधिकतर को यूजीसी की फेलोशिप नहीं मिल पाती है। चूँकि शुरू में राज्य सरकार फेलोशिप का दायरा सीमित संख्या में रखना चाहती है, इसीलिए औसतन 20 से 25% शोधकर्ताओं को फेलोशिप दी जा सकती है। दोस्तों, राजधानी पटना में कल एक कार्यक्रम हुआ, लेकिन कार्यक्रम के बाद हंगामा मच गया और सोशल मीडिया पर उस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में बच्चियों की अवेयरनेस के लिए हुई एक वर्कशॉप में एक लड़की ने पूछा है कि क्या सरकार 20 से 30 रुपये का सैनिटरी पैड नहीं दे सकती है। इसके जवाब में एक सीनियर महिला IAS अधिकारी ने कहा है कि इस मांग का कोई अंत नहीं है। वह आगे कहती हैं कि 20 से 30 रुपये का सैनिटरी पैड दे सकते हैं, कल को जींस पैंट दे सकते हैं, परसों सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं। IAS अधिकारी हरजोत कौर बमहरा यहीं पर नहीं रुके, वे ये भी बोल गई कि अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो फिर निरोध भी फ्री में देना पड़ेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में आए दिन घुसखोरों को पकड़ा जा रहा है। इसके बावजूद भी लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। घुसखोर सरकारी कर्मियों और अधिकारियों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है। बुधवार को एक बार फिर से घुसखोर विजिलेंस के हत्थे चढ़ गया। इस बार रिश्वतखोर मुखिया को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दरअसल बिहार के वैशाली के लालगंज के एतवारपुर सिसोला के मुखिया दिनेश महतो को 2,16,000 रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने मुखिया दिनेश लाल को लालगंज प्रखंड के कार्यालय से घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। गिरफ्तार मुखिया को विजिलेंस की टीम अपने साथ पटना ले गई। सूत्रों के अनुसार मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के मेट सुरेंद्र सिंह के द्वारा पटना विजिलेंस ऑफिस में एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें स्थानीय मुखिया के बारे में शिकायत की गई थी। आवेदन में लिखा गया था कि मनरेगा में बने पंचायत भवन के दौरान लेबर का जो पैसा मेंटेनेंस होना है, उसमें से मुखिया तय राशि की जबरन मांग कर रहे हैं। अगर मुखिया को राशि नहीं दी जाती है तो फिर वे पेमेंट नहीं देंगे। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।